मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम फेमस पर्सनैलिटीज की वाणी में उनके सफर, उनके स्ट्रगल, उनके करियर ग्रोथ, फैमिली से जुड़ी कुछ खास बातें और उनके जीवन के बारे में संक्षेप में जानते हैं। आज मंगलायतन विश्वविद्यालय में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो जुडिशरी एग्जाम साल 2024 में एक साथ क्रैक किए हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बिहार 32nd जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम और वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक कर उन्होंने न सिर्फ अपना बल्कि मंगलायतन विश्वविद्यालय का भी नाम बहुत रोशन किया है। जानते हैं कैसे? क्योंकि वो मंगलायतन विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट की ही छात्रा हैं। वो यहाँ से LLM कर रही हैं और यहाँ से अपनी एजुकेशन को परस्यू करके अपने जीवन में ऑनेस्ट और अनबायस्ड जजमेंट देना चाहती हैं, जिसमें बिहार में उनकी 20th रैंक आई है और वेस्ट बंगाल में उनकी 2nd रैंक आई है और उनका नाम है तजीन बिंत ए वहीद। दो एग्जाम्स क्रैक करके उन्होंने न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का नाम बहुत ऊंचा किया है। उनकी इस कामयाबी पर आज वे बहुत खुश हैं और उनके सफर के बारे में आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले उनका स्वागत करते हैं। तजीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू सो मच। तजीन जी, कहते हैं नाम में ही बहुत बड़ी पहचान छुपी होती है, तो ये नाम काफी यूनिक है, इसका मीनिंग क्या होता है? मेरे नाम में 3 वर्ड्स हैं, तजीन बिंत ए वहीद। तजीन मीन्स ब्यूटीफुल, बिंते मीन्स डॉटर एंड वहीद इज माय फादर्स नेम। तो हमारे कल्चर में फीमेल होती है या मेल होता है, और अगर आप उनको फादर के नाम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेल में बिन यूज होता है और फीमेल में बिंते। बहुत ही खूबसूरत नाम है और उतनी ही खूबसूरत आपकी पहचान है। तजीन, जैसा कि आज आप मंगलायतन विश्वविद्यालय से LLM कर रही हैं और साथ ही आपने जुडिशियल सर्विसेज का ये एग्जाम क्लियर किया है, क्या बचपन से ही आपका ये ड्रीम था या बड़े होते होते आपका इंटरेस्ट लॉ के फील्ड में आ गया? सेकंड ऑप्शन है इसमें। मेरा बचपन से ऐसा कोई ख्वाब नहीं था कि मैं जुडिशरी करूं, इनफैक्ट लॉ भी करने का मेरा ख्वाब नहीं था। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी 11th-12th में कि मैं क्या करूं। मुझे जर्नलिज्म में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री करना चाहती थी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। बट यहाँ पे मैं अपनी माँ का नाम लेना चाहूंगी। उन्होंने बेसिकली मुझे मोटिवेट किया था कि लॉ करो और लोगों के हक के लिए लड़ो, क्योंकि मैं ब्रॉटअप तो लखनऊ में हुई हूँ बट मेरी पूरी फैमिली, सब लोग, एक हमीरपुर का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक गाँव है मौदहा, मैं वहाँ से आती हूँ। तो वहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज्यादा हाई पे नहीं है कि 20-21 साल में लड़कियों की शादी करवा दें। मेरी मम्मी की खुद की शादी 16 साल में हो गई थी। इसलिए मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिस वजह से मैं दूसरों के हक के लिए लड़ सकूँ, और उन्होंने मुझे लॉ के लिए बहुत प्रेरित किया। फिर जब मैं लॉ में आ गई तो मैं, बाकी एस्पिरेंट्स मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे और लॉ स्टूडेंट्स भी, कि मैं कंफ्यूज थी सबकी तरह कि क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि लॉ में बहुत सारी फील्ड्स खुलती हैं। आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, जुडिशरी की भी फील्ड खुलती है। तो मैं उसी में पूरा एक्सप्लोर करी थी क्या करूं क्या नहीं। फिर फाइनली मैं इसी चीज में सेटल हुई जुडिशरी में कि यही चीज है और यही मैं करना चाहती हूँ। अगर आपके एजुकेशन फील्ड की बात की जाए तो 10th के बाद कौन कौन से फेजेस थे जो आपने क्रॉस किए? 10th के बाद मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे साइंस नहीं करनी है, क्योंकि मैं साइंस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट बहुत पसंद थे। फिर मैंने 11th-12th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही किया है, आर्ट साइड से। उसके बाद मैंने लॉ किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही। फिर 2021 में मैं ग्रेजुएट हुई और उसके बाद मैं तैयारी में जुट गई। जैसे कि एग्जाम लोगों को पता होगा 3 लेवल्स में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। हर लेवल की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैंने यहाँ कोचिंग की थी दिल्ली से और मैंने सेल्फ स्टडी भी की, क्योंकि जो लोग भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ कोचिंग ही काफी नहीं होती। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, वो चीज जो आपने पढ़ी है, जब तक आप खुद उसको रिकॉल और रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये एग्जाम में बहुत मेमोराइजेशन चाहिए, क्योंकि आपको सेक्शंस याद करने हैं, केस लॉज याद करने हैं और आपका कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। तो आपको रिवीजन इज द की।
जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार ही सही होगा। अगर मुझसे अभी कोई पूछे कि मैंने पर सब्जेक्ट कितनी बार रिवाइज कर रखा है तो शायद 50 से ऊपर होगा कि मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ। ओके। और जैसा मैंने कहा कि 3 लेवल्स में एग्जाम होते हैं और हर लेवल की अलग स्ट्रैटेजी है। प्रीलिम्स में आपको बहुत ही पिन पॉइंट नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक नॉलेज। मेंस पूरा सब्जेक्टिव होता है, आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए और इंटरव्यू पूरा पर्सनालिटी टेस्ट है। एंड जुडिशरी इज समथिंग विच इज कॉलिंग मी। फिर उस डायरेक्शन में मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, कोचिंग ज्वाइन की और इसी तरीके से मैं जुट गई। ओके तजीन जी, लेकिन इसके आगे क्या ग्रोथ है? अगर इस फील्ड में कोई स्टूडेंट आता है और ये वाला एग्जाम उन्होंने क्रैक कर लिया तो उसके आगे उनका क्या स्टेप होता है और आगे कैसे ग्रोथ होगी? अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप जुडिशियल सर्विसेज में आ जाते हैं। और जैसे कि हमारी कोर्ट्स की हायरार्की है, 3 स्टेप में होती है। लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं ये लोअर कोर्ट्स के होते हैं। तो जैसे ही आपने इसको क्रैक किया तो आप लोअर कोर्ट में जज बन जाते हैं और स्टार्टिंग आपकी होती है सिविल जज से, सिविल साइड, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल साइड। उसके बाद धीरे धीरे करके आपका प्रमोशन होता है। कुछ लोगों को इसी में अगर सेटिस्फैक्शन है, वो इसी में अपनी जॉब करना चाहते हैं, तो वो लोग वो भी कर सकते हैं क्योंकि पे सैलरी बहुत अच्छी है और पर्क्स वगैरह सब अच्छी है। लेकिन तजीन जी, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में था? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ या अदर किसी लॉ में? आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज्यादा था? मुझे एज सच तो सारे ही लॉज पसंद थे और जुडिशियल में भी सारे लॉज ही पूछते हैं। मतलब मुझे एविडेंस लॉ सबसे ज्यादा पसंद है और वैसे देखा जाए तो मुझे सारे लॉज ही पसंद थे। आप कह सकती हैं कि कौन से लॉज नहीं पसंद थे वो मैं बता सकती हूँ। प्लीज। जी हाँ, टैक्स लॉ जैसे हो गया, बहुत बल्कि लॉ है और जो लोग पढ़ रहे हैं या एग्जैक्टली। और साइंस और मैथ्स मेरी बहुत पुअर थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आता था ये। और कॉर्पोरेट के कुछ लॉज है, कंपनी लॉज एंड ऑल, तो इन सब में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता था। और लकीली ये सब इस एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते उस लेवल में। जैसे टैक्स लॉ नहीं पूछा जाता, कंपनी लॉ तो बिहार में पूछ लेते हैं बट बहुत ही माइन्यूट लेवल पे पूछा जाता है। मैम, आपने बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों की जुडिशियल सर्विसेज में अपनी रैंक हासिल की है। आप बिहार वाले जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहोगे या वेस्ट बंगाल वाले? सबका यही सवाल है, सब लोग मुझसे यही सवाल करते हैं। और अभी फिलहाल तो मेरे पास वक्त है क्योंकि ज्वाइनिंग दोनों की नहीं आई है, तो मैं दोनों की सर्विसेज को, कंडीशंस को और जो भी फैसिलिटीज, पर्क्स हैं उनको कंपेयर करूंगी। उसके बाद जो मुझे फैसला बेहतर लगेगा मैं वही लूंगी। ज्यादा कंफर्टेबल लैंग्वेज कौन सी है आपको? ज्यादा अच्छे से कौन सी समझ में आती है, बिहार की भोजपुरी या फिर वेस्ट बंगाल की बंगाली? मैंने बंगाली पढ़ रखी है तो बंगाली थोड़ी ज्यादा समझ में आती है, बट भोजपुरी भी क्योंकि हिंदी से मिलती जुलती है तो आती है, तो मैं कह सकती हूँ दोनों ही लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ। अब दोनों ही स्टेट्स की स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होती है। जुडिशरी में होता है स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तो बंगाल में नॉर्थ इंडियंस के लिए अगर स्पेसिफिक मैं बोलूं, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है क्योंकि इंटरव्यू में आपकी लैंग्वेज क्वालिफिकेशन चेक होती है। डेफिनेटली। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, जैसे मैंने किया था आप भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग उसमें बहुत जरूरी होती है। आनंद बाजार पत्रिका, शॉप शमोय, ये न्यूज़पेपर है, अगर आप इनको रीड करेंगे बहुत ज्यादा तो इंटरव्यू में इन्हीं से पूछा जाता है। और अगर आपका कोई बंगाली फ्रेंड है तो आप उससे बेसिक्स पढ़ सकते हैं। बंगाली काफी कुछ हिंदी से मिलती जुलती है तो आप उसको 4-5 महीने में अगर टाइम दें तो कर सकते हैं। ओके, अगर एक कॉमन सवाल पूछूं तो जजमेंट कैसे करना चाहिए? क्या एविडेंसेस को देखना चाहिए, क्या प्रूफ को देखना चाहिए, अपनी गट फीलिंग को, आपकी सिक्स सेंस कह रहे हैं उसको बिलीव करना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग एक जजमेंट कैसे करना चाहिए किसी भी टॉपिक पर? बहुत ही सिंपल सा रूल है इसका, लॉ बेस्ड ही जजमेंट होना चाहिए। कानून अंधा है सब लोग कहते हैं, और गट फीलिंग और आपको जो लग रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून जो कहता है आपको उसी हिसाब से फैसला करना है। लेकिन एविडेंसेस तो गलत भी बना लिए जाते हैं। इसमें तो मैं कहूंगी जो एविडेंसेस आपके सामने हैं, जो पार्टीज हैवी हैं, जो आपको लग रही है कि इसका पलड़ा भारी है, आपको उसी पे जजमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी इमोशनल फीलिंग ये सब है ही नहीं। अगर इन केस कोई भी जजमेंट किसी भी जज के थ्रू गलत साबित हो जाता है आफ्टर 10 years और 5 years, उस केस में एक जज क्या करता है और क्या वो उसको ठीक कर सकता है? ह्यूमन्स आर फैलेबल, तो हर किसी से गलती हो सकती है। मे बी मुझसे भी गलती हो फ्यूचर में, मैं कोशिश करूंगी कि नहीं हो। कई बार आपको सिचुएशन बहुत ही अलग लगती है, लॉज और जो एविडेंसेस आते हैं अलग लगते हैं, आप उस हिसाब से जजमेंट देते हैं, तो ऐसा हो सकता है। अगर जैसे आपका कोई डिसीजन ओवरटर्न हो गया, एक जज के लिए थोड़ी सी एम्बैरेसिंग बात होती है क्योंकि उसने जजमेंट दिया है जो ओवरटर्न हुआ है, तो हाई कोर्ट ने क्या रीजंस दिए उसमें, और अगर फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जाता है तो हाई कोर्ट और जजेस क्या उसमें ओपिनियन दे रहे हैं, किस बेसिस पे आपका जजमेंट ओवरटर्न कर रहे हैं, आप उसको ध्यान दीजिए और फ्यूचर में जो गलती हुई आप उससे बच सकते हैं। ओके तजीन मैम, आज भी बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं जिनका जजमेंट आज भी पेंडिंग में है। आप आने वाले समय में जज बनने जा रहे हो, तो आप इस चीज को कैसे देखते हो कि वो कितना स्पीड पकड़े ताकि 1 साल के अंदर अंदर आपका जजमेंट उस केस के ऊपर आ जाना चाहिए?
इसमें किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कहूँगी कि पूरा होलसम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे लॉ कहीं भी लैकिंग नहीं है, लॉ में स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया हुआ है, हर चीज़ का स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया हुआ है जनरली ज़्यादातर लॉज में, उसी हिसाब से आपको फॉलो करना होता है। बट प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं और उसमें मैं जज को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी भी उस सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जजमेंट्स उसको देना पड़ता है और उसके पास वो पावर भी है। अगर जैसे समन किसी के पास जाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो आप वो रेगुलर चेक कर सकते हैं ऑफिसर से कि समन कहाँ पहुंचा, एक्चुअल में पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा। और एडीआर का एक सिस्टम होता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो आप उसको भी इंकरेज कर सकते हैं हमारे जो पार्टीज हैं। तो उससे भी क्या होता है, कोर्ट का बर्डन कम होता है। एक्चुअल में कोर्ट का बर्डन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तज़ीन मैम, आपका काम करने का तरीका क्या है? मान लीजिए आज आप जज बन गए हैं और आपको इस सिस्टम में कुछ बदलाव लाना है, तो आप सबसे पहले क्या बदलाव लाना चाहोगे? मेरे ज्यूरिसडिक्शन में जितना है मैं उतना करूंगी, और वो है पेंडेंसी हटाना। मैं जो प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलर चेक करती रहूंगी कि समन्स पहुंचे कि नहीं पहुंचे। कोशिश करूंगी कि एडजर्नमेंट जहां नहीं देना चाहिए वहां ना दूं, और प्रेशर में ना आऊं पार्टीज के या किसी भी तरह के प्रेशर में, इमोशनल या जो भी हो। और एडीआर को मैं सपोर्ट करूं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट है। तो पेंडेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अभी आजकल के जमाने में और आजकल के कोर्ट्स के सीन में। तो इन सबसे पेंडेंसी खत्म होगी और मेरी लिमिट में यही है, तो मैं इतना ही करूँ। अच्छा, आपने किसी भी फिल्म में या सीरियल में ये देखा होगा कि जज जो होते हैं वो किसी भी केस के लिए तारीख देते हैं। एक डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो तारीख जो मिलती है ये जज अपनी मर्जी से देते हैं, ये इसका भी कोई एक प्रोसीजर है? इनको एडजर्नमेंट्स कहते हैं और इसका प्रोसीजर है, ऑर्डर 17 हो जाता है आपका ये सीपीसी का। तो डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स पे जो कि लॉज में लेट डाउन है। जैसे कि अगर किसी की मम्मी की डेथ हो जाती है या किसी की फैमिली में बहुत ग्रेट लॉस हो जाता है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन या कोई और भी सिचुएशन अगर है, तो उस वजह से जज मजबूर हो जाता है देने के लिए। तो जज यहाँ अपनी मर्जी से नहीं देता, जज तो चाहता है कि जितनी जल्दी केस कंप्लीट हो सके उतना हो। बट यहाँ पे एक लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हमें इंसाफ करना है और हम नहीं चाहते हैं कि पार्टी को किसी भी तरह का लॉस हो, क्योंकि जस्टिस तो इम्पोर्टेंट है बट रिलीफ देना भी इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से जज को देना पड़ता है। ओके तज़ीन मैम, आज आप अपने इतने हार्ड वर्क से इस लेवल पे पहुंचे हो, 2 एग्जाम्स आपने एक साथ क्रैक किए हैं, इसका थैंकफुल आप किस किस को करना चाहोगे? मैं स्पेसिफिक अपनी मम्मी को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। मेरे पापा, मेरा स्पेसिफिक भाई, मैं अपने भाई को अनपेड थेरेपिस्ट कहती हूँ, वो भले ही छोटा है मुझसे बट उसने भी मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखा। और मेरी खाला हो गई जिनके साथ मैंने तैयारी की, नानी, फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगी। और ऑफ कोर्स मेरे टीचर्स, बिना टीचर्स की गाइडेंस के कुछ नहीं हो सकता। तज़ीन मैम, आप डेस्टिनी पे कितना बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा। तो क्या आप मानते हो कि जैसे आपकी मंगलायतन में एंट्री हुई, आपने जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर दिया? कह सकते हैं आप, क्योंकि मेरा बिहार जुडिशरी उसके बाद ही क्रैक हुआ है। और आप इसको डेस्टिनी भी कह सकते हैं, लक भी कह सकते हैं कि जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी में एंट्री ली तुरंत मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द मंगलायतन यूनिवर्सिटी एंड ऑल द स्टाफ एंड टीचर्स। साथ ही चलते चलते आप उन श्रोताओं को क्या कहना चाहोगे जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं या वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आगे उनको नहीं बढ़ने देते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं यहाँ पे बेसिकली गर्ल्स के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि जनरली उन्हीं के साथ हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं उनके पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों पे बिल्कुल यकीन रखें, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझ पे यकीन रखा। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरे माँ बाप को ताने नहीं मिलते थे, मेरे माँ बाप को भी मिलते थे, बट मेरे पेरेंट्स ने उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और आज मैं यहाँ हूँ। तो आप भी अपनी बेटियों पर भरोसा रखिए, क्योंकि बेटियां आजकल किसी से कम नहीं है। और जैसा कि अगर आप बिहार जुडिशियल सर्विसेज की बात करें तो इसमें 153 वैकेंसी थी और जिसमें 75 फीमेल्स थी। तो आजकल बेटियां किसी से भी कम नहीं है, आप उनको सपोर्ट करिए। और एस्पिरेंट्स को, जैसा मैंने कहा, मैं उसी चीज को दोहराना चाहूंगी कि कंसिस्टेंट रहिए और गिव अप मत करिए। जब तक आपको खुद पे बिलीव है आप उस चीज को करते रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ओके, अभी जो स्टूडेंट्स LLM के बाद जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हैं, किस तरह की वो तैयारियां करें? मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी इज द की। और आप प्लीज गिव अप मत करिए, क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में कहूँ तो स्टार्टिंग में मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 प्रीलिम्स दिए होंगे और मेरे निकले ही नहीं। अलग अलग स्टेट्स के थे जो मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई किए, अभी वो फर्स्ट है, बट मैंने अलग अलग स्टेट्स के दिए। और मैंने सिर्फ जुडिशरी नहीं, APO का एग्जाम होता है, गवर्नमेंट लॉयर का एग्जाम होता है, और PSU के लीगल ऑफिसर्स होते, उन सबके भी एग्जाम्स दिए थे मैंने। इन सबके प्रीलिम्स कुल मिला के मेरे 10 से 12 होंगे और मेरा एक भी नहीं निकलता था। कट ऑफ से भी मेरे मार्क्स बहुत दूर रहते थे। तो एक
पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, शायद ये चीज मेरे लिए नहीं है। Okay. और मेरी लाइफ में भी और मेरी पूरी जर्नी में भी वो वक्त आया जब मेरे प्रीलिम्स नहीं निकल रहे थे, क्योंकि 3 स्टेप का एग्जाम है और पहला ही स्टेप नहीं निकल रहा है, तो मुझे यही लगा कि शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। ठीक है। बट उस टाइम पे मेरे एक टीचर हैं, अनुराग सिंह नाम है उनका, वो मेरे कोचिंग में ही पढ़ाते थे और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मेरे फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स, अभी उन्होंने भी जुडिशरी क्वालिफाई किया है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरा भाई, मेरी खाला, पापा, नानी। तो इन लोगों ने कहा कि तुम अभी इतनी जल्दी मत छोड़ो, तुम्हारे अंदर वो दम है, तुम कर सकती हो, वो कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर। तो मैंने ये लास्ट अटेम्प्ट सोचा था कि दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट एंड आई विल गिव माय बेस्ट एंड हियर आई एम। तो मैं इसलिए एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगी, गिव अप मत करिए जब तक आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, भले ही आप पे कोई यकीन रखे या नहीं, और पॉजिटिव लोगों से अपने आप को सराउंड करिए, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है। डेफिनेटली, और चारों तरफ है नेगेटिविटी, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किस पर फोकस करते हैं। ओके तज़ीन मैम, बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया आपने कि आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं होना, आपको हार्ड वर्क भी करना है, आपको ब्लेसिंग्स भी लेनी है, तभी आप जीवन में आगे कुछ कर पाएंगे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाएंगे। आप ना सिर्फ रेडियो नारद से जुड़े, साथ ही अपने श्रोताओं को जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी के साथ दोस्तों अब मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक ऐसा नया मेहमान जिनके सफर के बारे में हम जानेंगे उनसे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।